Dear students, welcome back to Software Engineering Fundamentals course. We are at lecture 42. अच्छा जी, लास्ट लेक्चर से हम लोगों ने सॉफ्टवेयर टेस्टिंग को प्रैक्टिकली शुरू किया था और उसमें हमने देखा कि बेसिकली एक प्रोडक्ट को टेस्ट करना हो तो उसमें हम क्या चीज़ देखते हैं। तो दो ही चीज़ें हमारे समझ में आई, वो ये थी कि कोई भी प्रोडक्ट है वो अपनी स्पेसिफिकेशन के अगेंस्ट में चेक होगा या कोई भी प्रोडक्ट है वो यूज़र एक्सपेक्टेशंस के अगेंस्ट में टेस्ट की जाएगी। इन दो चीज़ों के हवाले से अगर मैं क्वालिटीज़ को देखूं तो अगर तो हम किसी प्रोडक्ट को चेक कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू स्पेसिफिकेशन तो फिर हमारी बात में ये आती दैट इज़ कॉल्ड वेरिफिकेशन। और अगर इसी चीज़ को टेस्ट किया जा रहा है यूज़र की एक्सपेक्टेशन के हवाले से देन इट इज़ कॉल्ड वैलिडेशन। तो ये इसका मतलब है कि जब हम सॉफ्टवेयर को चेक करेंगे या किसी प्रोडक्ट को चेक करेंगे दैट मीन्स कि हमें इसमें वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन इसके दोनों एंगल्स को समझना पड़ेगा। अच्छा उसके बाद हमने डिफेक्ट की बात की। हमने कहा जी कि मकसद क्या है कि एक सॉफ्टवेयर कोड कर दिया गया है, सारा सॉफ्टवेयर कोड हो गया है, सोर्स कोड लिखा जा चुका है, प्रोग्रामर्स ने डेवलपर्स ने अपने एफर्ट पुट कर दी है। अब ये वेरीफाई करना है कि ये जो डिज़ाइन किया गया था, जो सॉफ्टवेयर डिज़ाइनर ने डिज़ाइन किया था, क्या ये कोड वही लिखा गया है, क्या वही सारी मैपिंग हुई इस चीज़ के साथ। अगर हम ये चीज़ वेरीफाई कर दें तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि सॉफ्टवेयर में फिर भी डिफेक्ट्स नहीं होंगे। सॉफ्टवेयर में डिफेक्ट फिर भी हो सकता है। तो हमने करना क्या है, यहाँ पे एम क्या है, एम ये है कि इस सोर्स कोड में से डिफेक्ट्स को आइडेंटिफाई किया जाए। अब जब डिफेक्ट का मतलब क्या था, डिफेक्ट का मतलब ये था कि जो यूज़र है वो जो एक्सपेक्टेड बिहेवियर है यूज़र को नज़र आना चाहिए था वो नज़र नहीं आया। सॉफ्टवेयर डेविएट कर गया, किसी और ही फील्ड में चला गया, कुछ और ही रिजल्ट शो कर दिया उसने। तो दैट मीन्स ये चीज़ बता रही है कि समथिंग गोइंग टू बी हैपन। इसकी हैपनिंग से क्या होगा, सिस्टम विल बी इन फेल स्टेट। तो इस फेल स्टेट से बचने के लिए हमें क्या करना है, हमें एलिमिनेट करने हैं इन डिफेक्ट्स को। इन डिफेक्ट्स की एलिमिनेशन कैसे पॉसिबल है, इनको आइडेंटिफाई करते जाएं और डिबगिंग का मेथड अप्लाई करते जाएं। तो इस तरह से हम डिफेक्ट फ्री सॉफ्टवेयर डेवलप करना हमारा यहाँ पे मकसद था। अच्छा जी, तो आज जो चीज़ें हमने टेस्टिंग फंडामेंटल्स की बात की थी इसको दोबारा एक बार देख लेते हैं। तो इसी के अकॉर्डिंगली हमारे पास क्या है कि हमारे पास रिक्वायरमेंट को डेफिनेशन किया गया। रिक्वायरमेंट की डेफिनेशन से जो पता लगा कि यूज़र के नीड्स क्या, एक्सपेक्टेशंस क्या है। अच्छा, यहाँ से फिर हमने ड्राइव की फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, ताकि सिस्टम की फंक्शनैलिटी का अंडरस्टैंड हो सके और उसकी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स का अंडरस्टैंड हो सके। यूजबिलिटी इसमें क्या हो सकती है, रिलायबिलिटी क्या हो सकती है, सेफ्टी सिक्योरिटी क्या हो सकती है, रोबस्टनेस क्या हो सकती है, टेस्टेबिलिटी क्या हो सकती है। इस किस्म की सब चीज़ें हम इसमें से पॉइंट आउट करेंगे। जब ये चीज़ हमने कर ली तो फिर हमने इनके अकॉर्डिंगली फंक्शन नॉन फंक्शन की जो हमारे पास डॉक्यूमेंट आया, इस डॉक्यूमेंट के अगेंस्ट हम लोगों ने डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन लिखी। अच्छा, डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन में हमने डेफिनेटली जो फंक्शनैलिटी वो तो हैंडल करने के लिए साथ में नॉन फंक्शन रिक्वायरमेंट को भी देखना था। और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी कि जो डिज़ाइन था वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए था। नए रिक्वायरमेंट के आने से उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती, रिजिडिटी ना होती कि आप जैसे रिक्वायरमेंट चेंज करेंगे वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। हमने ये चीज़ देखी। अच्छा, अब इस चीज़ के अगेंस्ट में अब डिज़ाइन को मैप किया, फ्लो डाउन किया गया है इनटू कोड। अब कोड में ये चीज़ें दो जो हमारे पास हैं, ये जो हमारे पास कोड से लेकर यहाँ तक जो हमारे पास काम है, इसमें हमें नज़र आएगा बेसिकली कि हमने पॉइंट आउट करना है कि एरर। अच्छा, अब इसमें से एरर डिफेक्ट्स जो निकलेगा, अब आप समझ सकते हैं कि एरर कुछ और चीज़ है, डिफेक्ट कुछ और चीज़ है, फेलियर कुछ और चीज़ है। तो ये भी दोबारा सब चीज़ों को देख लेंगे। अब इस चीज़ को देख के ज़रा आइडेंटिफाई करें कि सॉफ्टवेयर को टेस्ट करना कैसा होगा और इसमें जो हमने वी देखी थी वो क्या है, वो कहाँ कहाँ पे अप्लाई होगी, वैलिडेशन कहाँ पे अप्लाई होगी, वेरिफिकेशन कहाँ पे अप्लाई होगी। फिर इसी चीज़ को तो हम आगे जाके ये जो 4 स्टेप्स आपको नज़र आ रहे हैं, इसी के पर्सपेक्टिव से जब हम टेस्टिंग के लेवल देखेंगे तो फिर मैं दोबारा मैप करूँगा इस डायग्राम को उनके साथ, ताकि पता लगे कि जैसे हमने ये काम किया था अब हम रिवर्स में जाना चाहेंगे, कोड से लेकर डिज़ाइन से डिज़ाइन ये रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट तक जाने की कोशिश करेंगे हम।
अच्छा जी, तो दोबारा कुछ डेफिनेशन जो हमने देखी, तो पहली डेफिनेशन में क्या था कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग जो है एक ऐसा प्रोसेस है, इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, डिफेक्ट्स को फाइंड आउट करते हैं। अच्छा, जब ये डिफेक्ट्स फाइंड आउट हो जाएंगे, इस तरह से फाइंड आउट करने हैं कि फिर इनको डिबग करके इसमें से इन डिफेक्ट्स को रिमूव किया जा सके। ये इससे क्या बेनिफिट होगा, ये क्या चीज़ अचीव करेंगे, इससे अचीव ये होगी हमें कि हमारे पास एक डिफेक्ट फ्री सॉफ्टवेयर आ जाएगा, और ये डिफेक्ट फ्री सॉफ्टवेयर है, ये मीट कर लेगा यूज़र के नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन। अब आप देखिए मैंने क्या कहा था कि बेसिकली सॉफ्टवेयर लिखा जिस बंदे के लिए जा रहा है वो है यूज़र के नीड्स और एक्सपेक्टेशन ही है जिसके अकॉर्डिंगली सॉफ्टवेयर को टेस्ट किया जाना चाहिए, ये टेस्ट किया जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंगली इन्होंने रिक्वायरमेंट नहीं लिखी, सिर्फ नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन लिख दी, लेकिन दोनों आपके अंडरस्टैंडिंग में होनी चाहिए दोनों का मतलब क्या है। दूसरे में वो क्या करा कि हमें एक डॉक्यूमेंट दिया गया, उसका नाम था सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। हम एग्जामिन करेंगे कि सॉफ्टवेयर जो बनाया गया वो और जो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट किया गया था दोनों सेम है, ठीक है जी। और थर्ड नंबर पर जो हमारे पास सेकंड डेफिनेशन है वो ये है, टू द पॉइंट। और जो थर्ड डेफिनेशन हमारे पास बनती है वो ये है कि अब ये वेरीफाई करेंगे जो प्रोडक्ट है वो डेवलप है विद रिस्पेक्ट टू रिक्वायरमेंट्स, और ये अगर रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से वो डेवलप है तो ये चीज़ कंफर्म करेगी कि वो यूज़र के नीड्स की रिक्वायरमेंट भी पूरी करेगी, जो यूज़र की नीड्स थी वो उसको भी फुलफ़िल करेगी। तो ये तीन डेफिनेशन थी जो हम लास्ट टाइम बड़ी डिटेल में हमने इसको देखा। तो यहाँ पे जस्ट इसको समराइज़ करना मकसद था कि हम ज़रा एक कॉन्टेक्स्ट को मैप कर सकें। आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने जो एरर, फॉल्स, फेलियर हैं इनको देखना कि कैसे ये प्रोसेस में फिट बैठते हैं। तो याद करें एरर क्या था, हमने कहा था कोई भी डिस्क्रिपेंसी, या आसानी के लिए हमने कहा था कि एरर क्या है, ह्यूमन एक्शन। मैं अब अगर चूँकि हम सॉफ्टवेयर क्वालिटी प्योर नहीं पढ़ रहे तो अब वहाँ पे जाके हम देखते कि इंटेंशनली अनइंटेंशनली क्या हो रहा है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि किसी वजह से, किसी भी वजह से, अब मैं इस ये जानना इम्पोर्टेंट नहीं है कि ह्यूमन एक्शन हुआ और वो एरर ओरिएंटेड था। आपने कोड किया, डेवलपर ने कोड किया, वो कोड में एरर ओरिएंटेड हो गया। जैसे कोड एरर ओरिएंटेड हुआ तो फिर क्या हुआ, तो फिर जनाब ये हुआ कि उसने डेफिनेट तौर पे फॉल्ट की तरफ लेके जाएगा सिस्टम को। तो जब हम एरर्स की बात करते हैं तो एरर का मतलब क्या है, एरर का मतलब है कि सोर्स कोड में कुछ ना कुछ इंसानी गलती से, ह्यूमन एक्शन से कुछ मिस्टेक हो गई, कुछ प्रॉब्लम बन गया, तो हम इसे कहते हैं एरर। अच्छा, एरर लीड करेगा फॉल्ट की तरफ। अब फॉल्ट क्या चीज़ थी, फॉल्ट हमने कहा था कि ये वो डिफेक्ट है जिसकी वजह से सॉफ्टवेयर अपने एक्सपेक्टेड बिहेवियर से डेविएट कर गया है। मतलब एक्सपेक्टेशन कुछ थी और जो हमने ऑब्जर्व किया वो कुछ हो रहा है। तो ये जो डेविएशन आएगी वो उस डिफेक्ट्स की वजह से है जो एग्जीक्यूट हुआ है, और जो एग्जीक्यूशन हुई एरर की वजह से। जब एरर एग्जीक्यूशन है तो एरर की वजह से हम डिफेक्ट की तरफ गए। जब हम डिफेक्ट को देखते हैं गौर से तो डिफेक्ट को ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि ये डिज़ाइन डॉक्यूमेंट में होंगे। वो जो हमने डिज़ाइन डॉक्यूमेंट जिसके अगेंस्ट कोड किया था, वो जो डॉक्यूमेंट था डिज़ाइन डॉक्यूमेंट, डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन, उसमें ये फॉल्ट ज़्यादातर लाई करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि वहीं पे होता है, मैंने कहा ज़्यादातर हमें वहीं पे नज़र आएंगे। उसके बाद हम फेलियर की बात करते हैं तो फेलियर में क्या चीज़ देखी थी कि जब फॉल्टी कोड एग्जीक्यूट होगा, जब फॉल्टी कोड एग्जीक्यूट होगा तो सिस्टम फेलियर की तरफ चला जाएगा। देखिए आप एक फंक्शन लिखें, उस फंक्शन में एंटीट्यू कहती है कि अगर आपके मार्क्स 90% से ज़्यादा तो आपको फीस वेव ऑफ कर दी जाएगी, ठीक है, या आपके 95% मार्क्स से आपको फीस वेव ऑफ कर दी जाएगी। अब हुआ क्या, 5 साल हो गए हैं, सॉफ्टवेयर चल रहा है, सॉफ्टवेयर की स्टेट फेलियर की तरफ गई नहीं है, लेकिन 5वें साल 5th ईयर ये क्या हुआ है कि सिस्टम फेलियर स्टेट में चला गया। अब इसका हर किसी मतलब नहीं था कि सॉफ्टवेयर चल चल के ख़राब हो गया। सॉफ्टवेयर में वियर एंड टियर के फीचर नहीं होते, मतलब जो पहले दिन खराबी थी तो वो आखिरी दिन भी वही खराबी होगी, कि पहले दिन ठीक है तो आखिरी दिन भी ठीक होगा। उसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं आती, वियर एंड टियर के इसमें एलिमेंट्स नहीं पाए जाते। प्रॉब्लम क्या हुआ, प्रॉब्लम ये हुआ कि 5 सालों में कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं था जिसने 95% मार्क्स गेन किए। अब हुआ क्या कि 5th ईयर में, 5वें 6वें साल में एक स्टूडेंट आया या आई, उसने कोई ऐसी एफर्ट की
कि उसके मार्क्स 96% हो गए। जैसे वो 96% मार्क्स एंटर किए गए तो ये जो रूटीन थी ना फीस वेव ऑफ की, ये एग्जीक्यूट हुई, फॉल्टी कोड एग्जीक्यूट हुआ और सिस्टम फेलियर स्टेट में चला गया। तो एरर लीड करता फॉल्ट को, फॉल्ट लीड टू फेलियर। तो ये है जिनके बीच में रिलेशनशिप। आई होप अब चीज़ें क्लियर होगी। अच्छा, उसके बाद टेस्ट केस आपने देखा। टेस्ट केस में हमने देखा हमें दो चीज़ें चाहिए। नंबर एक तो टेस्ट डेटा। अब टेस्ट डेटा से मतलब क्या था हमारा? टेस्ट डेटा से मतलब हमारा ये था कि सॉफ्टवेयर को इनपुट क्या प्रोवाइड की जाएगी। एग्जाम्पल है, अगर हम लोगों ने एक फंक्शन टेस्ट करना है जो कि एरिया कैलकुलेट करता है, तो एरिया किसी सर्कल का एरिया कैलकुलेट करता है तो वो होगा रेडियस। तो हम इसको नंबर की फॉर्म में डेटा प्रोवाइड करेंगे, डिफरेंट डेटा प्रोवाइड करके देखेंगे माइनस में, प्लस में, बाकी देखिए क्या सब पे काम करता है कि नहीं करता। तो ये टेस्ट डेटा हमारे पास है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद टेस्ट केस में दूसरे नंबर पे चीज़ आई थी इसी पर्सपेक्टिव से कि टेस्ट डेटा क्या है और इसके जो डिज़ाइन था जिसके अकॉर्डिंगली काम करेगा। तो अच्छा, अब जब हम इस चीज़ की बात करते हैं तो हम यहाँ पे एक एक्चुअली कॉम्बिनेशन देखें ISO का। अब इसके 100% तो मैं एब्रीवेशन पे नहीं जा सकता, आप कह रहे हैं एब्रीवेशन बहुत नहीं बनती। तो यहाँ बेसिकली आई से जो मतलब है वो है डेटा, इनपुट डेटा। जो इनपुट डेटा प्रोवाइड किया जाएगा हम उसको देखेंगे। और सेकंड नंबर पर जो S है वो हम मैप करेंगे स्पेसिफिकेशन के साथ। और O का मतलब यहाँ पे होगा कि ऑब्जर्व्ड बिहेवियर। तो इनपुट डेटा देख के स्पेसिफिकेशन को मैप करेंगे ऑब्जर्व्ड बिहेवियर के साथ, तो दैट इज टेस्ट केस। आई होप कि अब चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। अच्छा जी, तो आज का जो लेक्चर है इसमें 3 मेजर चीज़ें कवर करना हमारा मकसद है। तो थिंग इज़ नंबर 1 इज़ टेस्टिंग प्रोसेस क्या है, और उसके बाद टेस्ट प्लानिंग क्या है, और थर्ड नंबर पे जो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग है इसकी कोई लिमिटेशन भी है। ऑफ कोर्स हम जितनी मर्जी इस पर एफर्ट करने को, कोई लिमिटेशन है तो जिसकी वजह से हम अब किसी और तरफ देखना पड़ेगा। तो जो टेस्टिंग का प्रोसेस है वो कुछ ये है। अब मैं कोशिश करता हूँ इसको स्टेप बाय स्टेप आपसे डिस्कस करने की, तो फिर आपको आइडिया होगा ये है। अच्छा, सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई करना है प्रोग्राम की रनिंग, ठीक है। यानी सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करें इस चीज़ को। एक प्रोग्राम को रन करना चाह रहे हैं। अब प्रोग्राम को रन करने के लिए एज अ टेस्टर जब प्रोग्राम रन होगा तो हमने चूँकि अब ये नहीं देखना कि वेल डन जी, आगे से ब्लैक स्क्रीन उसने कहा जी हेलो वर्ल्ड, तो ये जानना हमारा यहाँ पे मकसद नहीं है। अब हमने इसमें से क्या करना है, आइडेंटिफाई करनी है डिफेक्ट्स। डिफेक्ट्स आइडेंटिफिकेशन हमारा यहाँ पे चैलेंज है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे इसको 4 किस्म की एलिमेंट्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे। अच्छा, वो ज़रूरी नहीं कि चारों इसमें इकट्ठे ही आ जाए। तो एक नंबर जो हमें यहाँ पे चीज़ चाहिए, नंबर 1 तो है जी सोर्स कोड। जो सोर्स कोड आपने लिखा सी आउट हेलो वर्ल्ड या जो कुछ लिखा वो हमारे पास चाहिए होगा। नंबर 2 हमने कहा था अच्छा टेस्ट केस क्या होगा, जिसको एक अच्छा डिज़ाइन किया जाएगा, ठीक है। तो एक डिज़ाइन किया हुआ टेस्ट केस है जिसमें हमारे पास डिफरेंट टेस्ट केसेस होंगे हर फंक्शनैलिटी के अगेंस्ट में, हम इसको वो प्रोवाइड करेंगे यहाँ से। तीसरे नंबर पर प्लान होगा, टेस्ट केस प्लान। अच्छा, ये जो टेस्ट केस प्लानिंग है हम देखेंगे कि प्लानिंग कब करते हैं, जब कोड हो जाएगा जी। ऑफ कोर्स प्लानिंग की जाती है किसी काम के शुरू में, मतलब जब अभी वो काम होने जा रहा है। बस एग्जांपल है, अगर नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी चाहती है कोई टूर्नामेंट करवाना क्रिकेट के लिए, कोई टग ऑफ वार है, कुछ भी है, तो उसकी पहले प्लानिंग होगी, उस प्लानिंग के बाद उसकी एग्जीक्यूशन होगी। तो यहाँ भी जो हमने पहले प्लान किया हुआ था, जो टेस्ट प्लान किया हुआ था, वो भी इनपुट प्रोवाइड होगी। और फिर जनाब हम इसको शुरू करते हैं जी सॉफ्टवेयर को रन करना। अब सॉफ्टवेयर का सोर्स कोड हमारे पास है, जो प्लान किया तो वो भी हमारे पास हो चुका है, और जो टेस्ट केस हमने डिज़ाइन किया तो वो भी है। एक अच्छा टेस्ट केस डिज़ाइन, इसमें से लाजमी तौर पर चांसेस है कि डेफिनेटली चांसेस है कि इसमें से वो डिफेक्ट्स को कैप्चर कर लेगा और फिर एलिमिनेशन का अगला स्टेप होगा, ठीक है जी। तो ये हमारे पास स्टेप नंबर 1 हो गया। ये हमारे पास सोर्स कोड है, उस सोर्स कोड के अगेंस्ट हमारे पास नेक्स्ट क्या आ चुका है जी, डिज़ाइन किया हुआ टेस्ट केस और टेस्ट प्लान। इन तीनों चीज़ों से हम लोगों ने रिज़ल्ट को देखना है, ऑब्जर्व करना है रिज़ल्ट को। अच्छा, अगर तो वो जो रिज़ल्ट है, तो हमारे पास ये जो रिज़ल्ट आया है इस रिज़ल्ट को हम ऑब्जर्व करेंगे। जब ऑब्जर्व किया तो यहाँ पे डिसीजन है। डिसीजन ये कहता है कि इज़ रिजल्ट एज एक्सपेक्टेड,
अब वो एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या कौन सा होना चाहिए, वो बता सकते हैं जी। मतलब मेरे पास एक रिजल्ट आ गया है, फ़र्ज़ करें आप लोग अपना मेडिकल टेस्ट करते हैं कोलेस्ट्रॉल का। अच्छा, अब कोलेस्ट्रॉल आपका नॉर्मल है या ज़्यादा है, कैसे पता चलेगा? डेफिनेटली आपको अपनी इस रिपोर्ट्स के साथ साथ एक कॉलम लगा होता है जिसमें नॉर्मल रेंज होती है कि अगर तो आपका जो कोलेस्ट्रॉल है वो 150 से 160 के दरमियान 190 के इन बिटवीन है, या एक्चुअली जो रियल में तो ऐसा नहीं होता, रियल में जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो 50 से 150 तक होना चाहिए, ठीक है। तो अगर तो अब आपने देखना है क्या हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल क्या एक्सपेक्टेड है, क्या ठीक है। तो अब यहाँ पे आपने कंपेयर किया, तो यहाँ पे भी हमें कंपैरिजन करना होगा कि जो रिज़ल्ट हमारे पास आया है क्या वो एक्सपेक्टेड है। तो एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट कहाँ से आएगा, रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन से। तो अब हम क्या करेंगे, कोड को एग्जीक्यूट किया, ये हमारे पास आ गया ऑब्जर्व्ड बिहेवियर, जो हमने ऑब्जर्व किया है, जो हमें नज़र आया है, दैट इज़ ऑब्जर्व्ड बिहेवियर। होना क्या चाहिए था, इसका आउटपुट क्या होनी चाहिए थी, वो लिखा होगा एक्सपेक्टेड बिहेवियर। तो वो कहाँ से आएगा, रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन से। हम क्या करेंगे, रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन और ऑब्जर्व बिहेवियर दोनों को कंपेयर करेंगे। इनके कंपैरिजन से अगर तो वो ठीक नहीं आया, मतलब एक्सपेक्टेड बिहेवियर जो था वो और जो ऑब्जर्व बिहेवियर यहाँ पर डेविएशन आ गई। आपने कहा 2⁻³ कैलकुलेट करो, आंसर आया 32। दैट मीन्स के एक्सपेक्टेशन क्या थी, आंसर आना चाहिए था 28, तो लेकिन हुआ क्या, हुआ है 32। व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब है कि हमारे एक्सपेक्टेशन पे पूरा नहीं उतरा। फिर अब क्या करें, अगर तो वो नो स्टेट की तरफ गया है तो हमें क्या करना होगी, उसके डिफेक्ट की लिस्ट बनाएंगे। ये चीज़ बता रही है कि सॉफ्टवेयर में डेफिनेटली कहीं ना कहीं डिफेक्ट है, ठीक हो गया। फिर डिफेक्ट कौन कौन से है, फिर हमें सोर्स कोड की तरफ जाना पड़ेगा, उसमें से क्या करना पड़ेगा, उसको डिबगिंग में से गुजारना पड़ेगा। जब हम उसकी डिबगिंग करेंगे तो डिबगिंग के बाद हमारे पास लिस्ट ऑफ डिफेक्ट आना शुरू हो जाएगी, 1 2 3 4। हम क्या करेंगे, इस सारी की सारी डिफेक्टिव लिस्ट को प्रिपेयर करना शुरू कर देंगे। फिर क्या होगा, ये डिफेक्ट्स क्यों आए उसके काजेस नोट करेंगे। क्या ये डिफेक्ट इस सोर्स कोड की वजह से है, कोई रॉन्ग पैरामीटर कॉल होने की वजह से है, या रॉन्ग एल्गोरिथम अप्लाई करने की वजह से है, या रॉन्ग पैरामीटर पास हुआ है, या एसोसिएशन गलत हो गई, या ये डिज़ाइन गलत हो गया था, या डिज़ाइन सही मैप नहीं हो सका, वट एवर जो भी इसके काजेज हैं हम उसको फाइंड आउट करेंगे। अच्छा, जब फाइंड आउट कर लिए तो फिर हम क्या करेंगे, दोबारा इसको बग करेंगे, डिबग करेंगे प्रोग्राम को। डिबगिंग से क्या होगा, फिर हम उन पॉइंट्स के जाके एरर्स को फिक्स करना मकसद है हमारा, ताकि हमें पता लग सके कि वो जो जिस लाइन ऑफ कोड पे एरर है उस जगह पहुंच सके। तो फिर क्या हुआ, जैसे फाइंड कर लिया हमने, इसके बाद हमने क्या किया, डिबग किया इस प्रोग्राम को। इस प्रोग्राम के डिबगिंग में हम इसको लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करेंगे। डेफिनेटली टूल चाहिए होंगे इसके लिए भी, तो लाइन बाय लाइन हम इसकी एग्जीक्यूट करेंगे। फिर क्या होगा, एग्जीक्यूट करने से, इस एग्जीक्यूशन से जो सॉफ्टवेयर में से एरर्स को हम फिक्स करेंगे। और फिक्स करने के बाद फिर क्या होना चाहिए आपके ख्याल में। अब आप देखें, मैंने आपसे क्या कहा था, ये इकट्ठे नहीं एग्जीक्यूट होंगे। हालांकि आपको नज़र आ रही है कि रन प्रोग्राम में हमें वो जो फोर्थ इनपुट थी वो यहाँ पे मैंने छोड़ दी थी। अब वो कब एक्टिव होनी है, जब हम एरर को फिक्स किया। फ़र्ज़ करें हमें नज़र आया लाइन नंबर 36 में प्रॉब्लम है, हमने लाइन नंबर 36 हमने खुद ही ठीक करना, टेस्टर इस बात का रिस्पॉन्सिबल नहीं है। हमारी डिफेक्ट लिस्ट जो है, जो वो बताई जाएगी डेवलपर को, डेवलपर उस डिफेक्ट लिस्ट को देखेगा और इसको फिक्स करेगा, डिबगिंग करके। डिबगिंग फिक्स करने के बाद वो हमें वापस प्रोग्राम आएगा, तो फिर हमारे पास वही सोर्स कोड और वही प्लान जो प्रिपेयर किया था, वही टेस्ट डेटा, और दोबारा एग्जीक्यूट करेंगे इस रन टेस्ट को। तो इस तरह से ये हमारे पास दोबारा इस प्रोसेस में से गुजरेगा, दोबारा सब के सब चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी और हमारे पास यहाँ पे दोबारा यही चीज़ चलना शुरू होगी। अच्छा, उसके बाद हम फिर देखेंगे। तो ये प्रोसेस है आइटरेटिव प्रोसेस। जब तक ये हम एरर फ्री या डिफेक्ट फ्री सॉफ्टवेयर डेवलप नहीं कर लेते और एक्सपेक्टेड आउटपुट और ऑब्जर्व आउटपुट सिमिलर नहीं आ जाती, हम ये काम करते रहेंगे। ओके जी, व्हाट विल हैपन जब हम यहाँ पे थे और हमारा रिजल्ट वही आ गया जो एक्सपेक्टेड था, फिर अब क्या होगा। तो फिर हम अब इस लूप से बाहर आएंगे और फिर हम मूव कर देंगे यस की तरफ। यस की तरफ मूव करने से क्या होगा, एक कंप्लीट टेस्ट रिपोर्ट डेवलप की जाएगी। उस कंप्लीट टेस्ट रिपोर्ट में दो चीज़ें होंगी, एक तो कंप्लीट टेस्ट डॉक्यूमेंट होगा
और नंबर 2 टेस्ट प्रोग्राम होगा, टेस्टेड प्रोग्राम होगा, और फिर वो इंटीग्रेट कर दिया जाएगा जो बाकी जिस चीज़ के साथ सिस्टम से इंटीग्रेट करना है या बटा जो भी है। तो ये ज़रा सारा प्रोसेस था ना, इसे कहते हैं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग प्रोसेस। आई होप थिंग्स विल बी क्लियर नाउ, आपको इशू ऐसा नहीं आना चाहिए, होप सो। अच्छा जी, तो पहला आज हमने चीज़ कवर कर ली टेस्टिंग प्रोसेस। दूसरा हमने बात की थी कि हम बात करेंगे टेस्टिंग प्लानिंग, और मैं ये आपको नज़र आ रहा है कि ये जी वो हमारा टेस्ट प्लानिंग का पार्ट। इसमें हमने क्या करना था, सॉफ्टवेयर की हमने करनी है मॉनिटरिंग, सॉफ्टवेयर के प्रोसेस की हमने करनी है मॉनिटरिंग, और एग्जीक्यूशन। ये दो काम करने से पहले टेस्ट प्लानिंग को कंडक्ट किया जाता है। टेस्ट प्लानिंग की जब कंडक्शन की जाती है तो उसमें कुछ चीज़ें स्पेसिफाई की जाती हैं। अब उसमें क्या क्या स्पेसिफाई किया जाता है, तो सबसे पहले देखा जाता है इसका स्कोप क्या है, मतलब किस किस फंक्शनैलिटी को टेस्ट करना है, किस हद तक फंक्शनैलिटी टेस्ट करना है, क्या इसके स्कोप है, क्या इसकी बाउंड्रीज हैं, क्या इसकी लिमिटेशंस हैं। ये स्कोप आइडेंटिफाई करना हमारा लाजमी है। पूरा सिस्टम हम फिर यहाँ पर टेस्ट कर रहे हैं, यूनिट टेस्ट कर रहे हैं, कोई इंटीग्रेशन टेस्ट कर रहे हैं, क्या चीज़ टेस्ट कर रहे हैं, ये हमारा मकसद स्कोप जानना है। उसके बाद किस अप्रोच को हमने फॉलो किया है, या किस अप्रोच को हम एक्चुअली फॉलो किया है नहीं फॉलो करेंगे, किस अप्रोच को हम फॉलो करेंगे इस टेस्ट करने के। मतलब जैसे मैंने बताया था कि हम इसको जस्ट फंक्शनल टेस्ट करेंगे, स्ट्रक्चर टेस्ट करेंगे, या जो भी है, ये सब चीज़ें आगे फर्दर अब आएंगी। कौन कौन से रिसोर्सेज रिक्वायर्ड होंगे, ये हमें डेवलपर बताएगा कि बेसिकली से कौन कौन से रिसोर्सेज चाहिए होते हैं। हार्डवेयर रिसोर्सेज हैं, सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज हैं, इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज हैं, कौन कौन से रिसोर्सेज यहाँ पे चाहिए होंगे। और उसके बाद आखिर में स्केड्यूल किया जाता है, जिसको हम शेड्यूल भी कहते हैं। शेड्यूल किया जाएगा, स्केड्यूल किया जाएगा इस टेस्टिंग की एक्टिविटीज़ को। ये 4 एलिमेंट्स या 4 चीज़ें आपको जो यहाँ पे नज़र आएंगी वो टेस्टिंग प्लानिंग के स्पेसिफिकेशन का पार्ट है। अच्छा, अब जब प्लानिंग कर रहे होंगे फिर क्या होगा, यहाँ पे जो टेस्ट टीम है वो कुछ चीज़ों पर डिसाइड करती है। वो डिसाइड करती है नंबर 1, अगर मैं कलर चेंज कर लूँगा तो शायद आपको वो ज़्यादा आइडिया हो जाएगा। ये ले, अच्छा, तो अब सबसे पहले वो क्या चेक करेगी कि भाई हमने कौन कौन से फीचर को टेस्ट करना है। मैंने आपसे कहा था कि स्कोप पता करना होगा कि भाई जो टेस्टिंग के कौन कौन से फीचर्स हैं जो हम टेस्ट करने जा रहे हैं, सॉफ्टवेयर के कौन कौन से फीचर जो हम टेस्ट करने जा रहे हैं, और ये काम करने के लिए हमें कौन कौन से टास्क हैं जो परफॉर्म करने हैं। तो दूसरे नंबर पर हमारे पास जो टास्क परफॉर्म करने हैं वो कौन कौन से हैं, यहाँ पे ये देखा जाएगा जी। उसके बाद कौन कौन से पर्सन्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल होंगे इस टेस्टिंग के लिए, तो वो भी डेडिकेशन यहाँ पे हमें नज़र आएगी प्लानिंग का पार्ट में, कि वो तमाम के तमाम इंडिविजुअल्स या टीम का जो पार्ट होंगे टेस्टिंग की टीम का, वो भी आइडेंटिफाई होंगे। और आखिर में इस प्लान के साथ कौन कौन से रिस्क इन्वॉल्व हैं। तो रिस्क जब हम बात करें तो मैंने कहा था मल्टीपल टाइप के रिस्क हो सकते हैं। अब आप लोगों ने देखना है, जैसे मैं कहता टेक्नोलॉजी रिस्क है, पीपल रिस्क है, अब आपने देखना है ये जो रिस्क हम बात करें ये कौन कौन से हो सकते हैं। तो टेस्ट प्लानिंग क्या है, टेस्टिंग प्रोसेस जो है उसकी एग्जीक्यूशन और मॉनिटरिंग से पहले कुछ प्लानिंग की जाती है। उस प्लानिंग में हमने देखना है कि टेस्ट प्लानिंग स्पेसिफाई करता है कि स्कोप क्या है, अप्रोच क्या है, रिसोर्सेज क्या है, स्केड्यूल क्या है टेस्टिंग एक्टिविटीज़ के। और प्लानिंग के दौरान हम लोग जो टेस्ट टीम है एक्चुअली वो डिसाइड करती है कि फ़ीचर कौन से जो टेस्ट करना है, कौन से टास्क हैं जो हमें यहाँ परफॉर्म करने पड़ेंगे, कौन से पर्सनस हैं जो रिस्पॉन्सिबल होंगे टेस्टिंग करने के लिए। और 4th नंबर पे कौन कौन से रिस्क एसोसिएटेड हैं इस टेस्ट प्लान के साथ। तो ये चीज़ हमारे पास बन गई टेस्ट प्लान। और ये जनाब अब देख सकते हैं ये वो चीज़ है जो यहाँ से हमारे पास आई थी प्रिपेयर टेस्ट प्लान से। आई होप कि प्लानिंग का भी हमें आपको आइडिया हो चुका होगा। अच्छा जी, अब कौन कौन सी एक्टिविटीज से परफॉर्म होती हैं, तो आप देखें सबसे पहले एक टेस्ट प्लान क्रिएट किया जाता है। ठीक हो गया, जब टेस्ट प्लान क्रिएट हो गया तो उसके बाद टेस्ट केस को डिज़ाइन किया जाएगा। अब आप दोबारा इधर आए, ज़रा टेस्ट प्लान क्रिएट हुआ, उसके बाद टेस्ट केस डिज़ाइन हुआ, ये देखें क्योंकि वो प्रोसेस का पार्ट था। टेस्ट केस डिज़ाइन किया गया। अब टेस्ट केस डिज़ाइन में टेस्ट डेटा भी चाहिए होता है कि कौन सा डेटा एज एन इनपुट उसको पास किया जाएगा। अच्छा, तो रूल नंबर 1 क्या हुआ कि हमने टेस्ट केस को प्लान किया, टेस्ट केस को डिज़ाइन किया, ये दोनों कलेक्टिव चाहिए होंगे। अच्छा, उसके बाद एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ आ रही है इसमें, स्टब्स एंड ड्राइवर्स। अब भैया हमें
दूसरा इशू कर रहे हैं, तो हमें वापस आना होगा रेड की तरफ। ओके जी, एक इम्पोर्टेंट फैक्टर आ रहा स्टब्स का, दूसरा इम्पोर्टेंट फैक्टर आ रहा ड्राइवर्स का। तो जस्ट मुझे एक लेक्चर दे दें, नेक्स्ट लेक्चर में आई थिंक नेक्स्ट लेक्चर ही है हमारा, उसमें स्टब्स और ड्राइवर्स को भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये है कुछ नहीं, ये बेसिकली कुछ मेथड्स हैं जो हम लिखते हैं इंटीग्रेशन टेस्टिंग में, यानी कि कुछ एम्प्टी मेथड्स कह लें, या फिलहाल आप समझिए कि खाली बॉडी खाली है, एम्प्टी मेथड्स हुक्स के तौर पे काम करते हैं। और यहाँ पे हमारा मतलब है सॉफ्टवेयर की इंटीग्रेशन में इनको यूज़ करते हैं स्टब्स एंड ड्राइवर्स को। तो स्टब्स एंड ड्राइवर्स क्या होते हैं, इंटीग्रेशन टेस्टिंग क्या होती है, इसलिए चूँकि हमने वो नहीं पढ़ी, इसलिए मैं कह रहा हूँ फिलहाल आप फॉर द टाइम बीइंग इसको समझें कि ये कुछ चीज़ें हैं कि इसमें जब टेस्ट के डिज़ाइन करना है ना, तो उसमें स्टब्स एंड ड्राइवर्स भी डिज़ाइन करने लिखने हैं, ठीक है। वो क्या होते हैं आगे जाके देखते हैं। अच्छा, जब हमारे पास एनवायरनमेंट आ चुका है, टेस्ट प्लान भी आ चुका है, टेस्ट केसेस भी डिज़ाइन हो चुके हैं, स्टब्स ड्राइवर भी लिखे जा चुके हैं, अब हम क्या करेंगे, टेस्ट केस को एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। मतलब गन्ने भी तैयार हो चुकी है, सब कुछ तैयार होगा, अब हम जंग लड़ेंगे, ठीक है जी, एग्जीक्यूशन होगी। जब एग्जीक्यूट होगा तो सॉफ्टवेयर के डिफेक्ट्स इसमें से निकलना शुरू होंगे, ठीक है। तो हम यहाँ से इसके जो डिफेक्ट्स की ट्रैकिंग रिपोर्ट बनाएंगे और उसके स्टैटिस्टिक्स इकट्ठे करेंगे जी, कहाँ पर क्या क्या प्रॉब्लम आए, किन चीज़ों की वजह से प्रॉब्लम आए, जो कुछ हमारे पास है, और इन सब चीज़ों से हमारे पास एक रिपोर्ट जनरेट हो जाएगी, उसे कहते हैं जी टेस्ट समरी रिपोर्ट, TSR, ठीक है। तो टेस्ट समरी रिपोर्ट जनरेट होगी। इस टेस्ट समरी रिपोर्ट को फिर हम जो स्टेक होल्डर्स होते हैं उनसे डिस्कस करते हैं, उनको प्रेजेंट करते हैं ये टेस्ट रिपोर्ट, ठीक है जी। तो ये जो इसकी आउटकम है एक्चुअली जो टेस्ट प्लानिंग की है वो है जी टेस्ट समरी रिपोर्ट। और टेस्ट समरी रिपोर्ट फिर जो हायर अथॉरिटीज़ हैं या जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उसके उनके सामने ये प्रेजेंट की जाती है। तो ये था जी हमारा टेस्ट प्लानिंग वाला पार्ट। अब ज़रा हम आते हैं हमारे थर्ड और आखिरी स्टेप की तरफ, वो है ये मैं आपको कोड दे रहा हूँ, आप काइंडली मैं आपको 1 मिनट देता हूँ, इस कोड को पढ़ें और इसमें से देखें कि ये क्या है, बस इसके लॉजिक को समझें सिर्फ। जी को समझ आई? नहीं समझ आई? चलो जी, मैं अब हमारे पास एक मेथड है, एक फंक्शन है, फंक्शन कह लें मेथड ना कहें, हमारे पास एक फंक्शन है इस इक्वल के नाम से। इसको 2 अरेस पास की जा रही हैं, कैरेक्टर अरेस, पहली का नाम है A और B। तो 2 कैरेक्टर अरेस ये ले रहा है एज अ पैरामीटर, ठीक हो गया, दैट्स फाइन। उसके बाद एक बूल टाइप का रिजल्ट, एक वेरिएबल है, ये जो वेरिएबल है जो सिंपल सा, इसको देखते हैं अभी। अच्छा, अब ये जो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, जो डेवलपर था, ये बड़ा अक्लमंद आदमी था। उसने क्या किया, फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे पास करता हूँ NTU और मैं कहता हूँ इसको कंपेयर करो GCUF के साथ, GCUF। अब इसने क्या कहा, इसने कहा कि भाई अगर ऐसा करो, A की लेंथ को लो, B की लेंथ को लो और दोनों को कंपेयर करो। अगर लेंथ इक्वल नहीं है तो इस मामले में इसकी जो लेंथ है वो 3 है और इसकी जो लेंथ है वो 4 है। तो इसने जैसे अगर लेंथ ही मिसमैच है तो रिजेंबलेंस इक्वल होना तो नामुमकिन सी बात है। सबसे पहले इसने कहा, सबसे पहले देखो क्या है जी कि दोनों की लेंथ को देखो। अगर तो दोनों की लेंथ इक्वल है, अब लेंथ इक्वल किसकी से हो सकती है, हम कहते हैं NTU। अब जब इसको NTU पास करेंगे और जब इसको UET पास करेंगे तो इन दोनों मामलों में ये इसको ओके कर देगा। क्यों? क्योंकि दोनों की लेंथ सिमिलर है 3। अब ये टेस्ट केस यहाँ से लेके यहाँ तक ये टेस्ट केस पास हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू कैरेक्टर लेंथ। ले जी, अरे की लेंथ के हवाले से। अच्छा, एल्स में क्या होगा, अब एल्स में क्या कर रहे हैं, हमने एक फॉर लूप एग्जीक्यूट की है जो A की लेंथ तक चलेगी। ऑफ कोर्स A की लेंथ ले लें या B की लेंथ ले लें, दोनों की ले लें तो आंसर एक ही आएगा, इसमें कोई ऐसा फ़र्क नहीं है। अब हम क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि भाई ऐसा करो, A का 0 इंडेक्स उठाओ और B का 0 इंडेक्स उठाओ, दोनों को कंपेयर करो। अगर तो दोनों इक्वल हैं तो रिटर्न ट्रू कर दो, वरना फॉल्स कर दो। और ये सारा काम करते रहो जब तक कि आपका पूरा लेंथ कंप्लीट नहीं हो रही थी। उसके बाद आखिर में इस रिजल्ट को रिटर्न कर देना। दैट्स फाइन जी, बेहतरीन कोड लिखा हुआ है। अब हमने कहा जी कि एरर आ सकता है,
इंसानी गलती से, ह्यूमन एक्शन से। तो अब इसमें क्या हुआ, अब इसमें देखते हैं कि अब हमने से इसमें से डिफेक्ट्स को आइडेंटिफाई करना है कि एक कोड डिफेक्ट ही तो नहीं है, फॉल्ट ही तो नहीं है, क्योंकि फॉल्ट होगा तो फॉल्टी कोड एग्जीक्यूट होगा तो फेलियर के स्टेट में चला जाएगा। अब हम लोगों ने इसको चेक करना है इसके अकॉर्डिंगली। तो आते हैं सबसे पहले, तो हम लोगों ने 2 स्ट्रिंग्स पास करनी है, इसको 2 अरेज पास करनी है। तो अब हमने यहाँ पे इसको 2 अरेज पास की हैं। ये है जी आपकी पहली रे और ये है दूसरी रे। तो ये कुछ डेटा इसको पास किया हमने यहाँ से लेके यहाँ तक। अब आप मुझे सोच के बताइएगा कि किन टेस्ट केस के अगेंस्ट में हमारा रिजल्ट पास आना चाहिए। डेफिनेटली इसको होना चाहिए फेल, इसको होना चाहिए पास, इसको भी होना चाहिए पास, इसको भी फेल होना चाहिए, इसको भी फेल होना चाहिए, इसको भी फेल होना चाहिए, इसको भी पास होना चाहिए, इसको भी पास होना चाहिए, इसको भी पास होना चाहिए। अब आप कह रहे होंगे कि कैपिटल और लोअर मिक्स है, मैं इसको पास किए जा रहा हूँ। तो अभी देख लेते हैं। तो ये है जी हमारे पास इसमें कुछ चीज़ें। अब जैसे मज़े की बात है कि मैंने इसको क्या कहा, मैंने कहा जी इसको पास होना चाहिए, लेकिन उसने इसको कहा फेल। अब क्यों कहा मैंने, क्यों ऐसा क्यों कहा, अभी मैं प्रूव भी कर देता हूँ। अब एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या है, स्पेसिफाइड रिजल्ट क्या है। स्पेसिफिकेशन ये कहती है कि अगर आप इसको, एग्जांपल है, आप आज एनटीयू की तरफ, अगर मैं कैपिटल में एनटीयू पास करूंगा, लोअर में एनटीयू पास करूंगा, इट शुड बी रॉन्ग, इसको फॉल्स शो करना, रिटर्न करना चाहिए। जबकि मैं क्या कह रहा हूं, इसको ट्रू रिटर्न करना चाहिए। ये वो चीज़ें हैं जो ऑब्जर्व्ड हैं, ये वो चीज़ हैं जो कि हम एक्सपेक्टेड हैं। तो अब हम चेक करते हैं इस कोड के ऊपर इनमें से कुछ चीज़ों को, इनमें से कुछ पैरामीटर्स को। ये जो मैंने लिखा है, दिस इज़, ये जो लिखा दैट्स कॉल्ड टेस्ट डेटा। जो टेस्ट डेटा है किसी सॉफ्टवेयर को टेस्ट करने के लिए, किसी फंक्शनैलिटी को टेस्ट करने के लिए। आ जाए ज़रा जी, ये हमारे पास कोड लिखा हुआ है, ये जो मैंने अभी आपको दिखाया सारा का सारा वही कोड है, नथिंग न्यू। और यहाँ पे मैंने गौर कीजिएगा, दोनों को एनटीयू पास किया। क्या उम्मीद करते क्या आंसर आना चाहिए। यहाँ पे पहला आंसर आ रहा है कि अगर तो केस 0 है, रिटर्न ट्रू है फॉल्स है, बुलियन है ना, रिजल्ट बुलियन है। अगर तो दोनों ट्रू होंगे तो 1 रिटर्न करेगा, 1 फॉल्स रिटर्न करेगा। अब इसका मतलब है अगर तो रिटर्न 1 करेगा तो इसका मतलब बोथ स्ट्रिंग्स आर इक्वल। तो इस मामले में तो इट शुड आंसर बोथ द स्ट्रिंग्स आर इक्वल। ठीक हो गया। अच्छा, अब आगे आ जाते हैं ज़रा। अब मैं इसको पास करने लगा हूँ कैपिटल एनटीयू एंड लोअर एनटीयू के साथ। अब मुझे बताइएगा, एक्सपेक्टेड बिहेवियर कह रहा है, क्या कह रहा था, इसको एक्सपेक्टेड आंसर आना चाहिए फॉल्स, इसको रिजल्ट में जो वैल्यू आनी चाहिए दैट शुड बी 0 नॉट 1। लेकिन आंसर क्या आया, बोथ द स्ट्रिंग्स आर इक्वल। चलें अब तीसरी मज़े की बात करते हैं, इससे मज़े की बात। अब मुझे सोच के बताइएगा यहाँ पे क्या सिस्टम को बिहेव करना चाहिए, मतलब रिज़ल्ट को क्या चीज़ रिटर्न करनी चाहिए, व्हाट शुड बी रिटर्न। जी सोचें, वेरी गुड, आपने बिल्कुल सही सोचा। यहाँ पे मैट एंड कैट दोनों इक्वल नहीं हैं, तो आंसर शुड बी 0, इट शुड रिटर्न 0। बट जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे आंसर विल बी बोथ स्ट्रिंग्स आर इक्वल। अब आप कह रहे होंगे लेंथ 9, लेंथ की कहानी तो वो उसके बाद आएगी ना, मसला क्या है। अब ज़रा आप कोड को गौर से देखिएगा। अब हमने यहाँ पे सबसे पहले जो चीज़ पास हुई है वो क्या है, तो पहले यहाँ पे हमारे जो पास किया गया वो है जी मैट, और दूसरे नंबर पर जो यहाँ पे चीज़ पास की गई है वो जी कैट। अच्छा जी, अब हुआ क्या, हमने कहा जी ए ऑफ आई पे जाओ एंड बी ऑफ आई पे जाओ। तो ए ऑफ आई पे सबसे पहले इन्हें मिलेगा एम, और बी ऑफ आई पे सबसे पहले इनको मिलेगा सी। तो एम और सी बराबर नहीं है तो क्या आंसर आ जाएगा, रिजल्ट की वैल्यू आ जाएगी फॉल्स। फिर क्या होगा, ये चूंकि लूप है तो फिर ये आगे मूव करेगा। अब आगे मूव करेगा तो एम तो ख़त्म हो चुका है, एम के मामले में तो ये फॉल्स आ गया। अब ये क्या करेगा, ए को लेगा। ठीक है जी, तो दोनों का ए आ जाएगा, मैट का भी ए, कैट का भी ए। इस मामले में ये क्या सीन बन जाएगा, इट शुड बी रिटर्न ट्रू। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, तो फिर ये एग्जीक्यूट करेगा। तो फिर क्या आ गया, ये भी एग्जीक्यूट हो गया, ये भी एग्जीक्यूट हो गया। फिर आ जाएगा मैट का टी एंड कैट का टी। आंसर क्या आना चाहिए, ट्रू। लार्जेस्ट ने कहा बोथ स्ट्रिंग्स आर ट्रू। क्या डिफेक्ट है यहाँ पे, ये सोचें।
यहाँ पे डिफेक्ट ये है कि जैसे जब पहले ही बार मिस मैच हो गया था मैट का M कैट का C, तो जिस डेवलपर को चाहिए था जैसे रिजल्ट ट्रू या फॉल्स ना करता वो साथ ही यहाँ पे लगाता ब्रेक। जैसे रिजल्ट फॉल्स होता जिस जगह पे भी इसको लगाता ब्रेक। ब्रेक का मतलब है आगे देखने की ज़रूरत नहीं है, ये दोनों इक्वल नहीं है, सिस्टम से बाहर आ जाओ। तो ये सिर्फ एक छोटी सी लाइन मिस हुई है जिसकी वजह से सॉफ्टवेयर ने जो ऑब्जर्व्ड बिहेवियर है, जो एक्सपेक्टेड बिहेवियर है, वो दोनों का सिमिलर नहीं आया। और जब ये सिमिलर नहीं आता सॉफ्टवेयर में डिफेक्ट है, और इस डिफेक्ट को हमें डिबग से रिमूव, जैसे मैंने अभी स्टेप बाय स्टेप डिबगिंग की है कोड में लाइन बाय लाइन। तो ये लिमिटेशन है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की। आई होप यू गॉट द पॉइंट। तो अब वी मॉडल के साथ अब आप देख लें ज़रा कि हमने वहाँ पे क्या करना था। जब हम कोड लिखेंगे, तो जब हम कोड करेंगे तो उसका यूनिट टेस्ट करेंगे। जब हम सॉफ्टवेयर को मॉड्यूल करेंगे तो उसको इंटीग्रेशन टेस्टिंग करेंगे, फिर सिस्टम टेस्टिंग करेंगे, फिर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग करेंगे। तो ये सब चीज़ें आपको इसलिए बता रहा हूँ कि सब चीज़ें हमने करनी है। तो ये था जी हमारा आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हम लोगों ने जो टेस्टिंग है सॉफ्टवेयर को दोबारा देखा, टेस्ट प्रोसेस को देखा, टेस्ट प्लान को देखा, टेस्ट प्लानिंग की जो एक्टिविटीज़ है उनको देखा, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की लिमिटेशन देखी अभी आपने कोड की फॉर्म में, अभी मॉडल को देखा। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। कोई क्वेश्चन है, कोई आंसर है, यू आर वेलकम टू आस्क, यू आर फ्री टू आस्क। यूट्यूब पे आस्क है तो वहाँ पे चले जाएं, गूगल क्लास है वहाँ पे आ जाएं, या आप फील करते हैं कि व्हाट्सएप के थ्रू कम्युनिकेट करना चाहे तो वेलकम, कोई इशू नहीं है। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अंटिल नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज़।